मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सब लोग। अब आज का लेक्चर क्या है। आज के लेक्चर में हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। अब तक बहुत सारे प्रॉब्लम्स को वैसे सॉल्व किया हुआ है। चैप्टर 1 2 में आप देख रहे होंगे बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स आ रहा है। लेकिन ये चैप्टर एक दो चैप्टर ऐसे हैं जिसमें बहुत हैवी मैथमेटिक्स होगा। लेकिन सारे चैप्टर ऐसे नहीं है, डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन आई होप कि कोई भी प्रॉब्लम अभी तक जो आया है आपको ऐसा कोई मेजर इश्यू नहीं आया होगा इस ऑनलाइन मोड में। अभी इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर हम डिस्कस जो कर रहे हैं वो है कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स को। मतलब मुझे कुछ डिफिकल्टीज मिली थी आपके स्टूडेंट्स की तरफ से। और जब वो डिफिकल्टीज के लिए आई वाज जस्ट ट्राइंग टू प्लान वन पर्टिकुलर लेक्चर, मैंने सोचा कि कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन को और भी इन्वॉल्व कर दिया जाए। सो बेसिकली आई हैव जस्ट कंपाइल्ड गुड क्वेश्चंस। इतने क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हो तो मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आप कोई भी कंपटीशन की बुक है या अपना मटेरियल है उससे कर पाओगे, राइट। तो ये मेरा गोल रहेगा इस पर्टिकुलर लेक्चर का। तो आइए शुरू करते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर को, पर्टिकुलर लेक्चर को, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम के। एंड पहला प्रॉब्लम हम यहाँ पे लेने वाले हैं। देखिए पहला प्रॉब्लम क्या होगा, लेट्स सी। जस्ट मिनट। पहला प्रॉब्लम क्या होगा देखते हैं, चलिए। यस, ये है पहला प्रॉब्लम। जस्ट मिनट गाइस। या चलिए देखिए यहाँ पे क्या है पहले प्रॉब्लम में। यू कैन सी दैट कि यहाँ पे दो फिगर है। एक फिगर में इलेक्ट्रॉन है और दूसरे फिगर में प्रोटॉन है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन नीचे गिर रहा है और दूसरे फिगर में प्रोटॉन भी नीचे गिर रहा है। यहाँ पे ग्रेविटी की बात नहीं है, ये ऐसा है कि ग्रेविटी की वजह से नहीं गिर रहे हैं। तो देखिए प्रोटॉन होता है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है वो हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता है, राइट। और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, ये आप सब जानते हो। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, देखो ऊपर की तरफ है, एंड दैट्स पॉसिबल। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऊपर की तरफ होगा तभी जाके इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ जा पाएगा। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की इफेक्ट के अंदर ये क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ जा रहा है। तो और प्रोटॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जा रहा है। देखिए दूसरे केस में इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने क्या कर दिया है, इन्वर्ट कर दिया है। अभी इस सिचुएशन के अंदर यहाँ पे देखिए ये दो प्लेट्स है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस, दोनों केस में ये डिस्टेंस है डी। और यहाँ पे डी की वैल्यू दे दी गई है, दैट इज 1.5 सेंटीमीटर, एंड दैट इज बेसिकली 0.015 मीटर। ओके, 1.5 सेंटीमीटर यानी 0.015 मीटर, ये डी का वैल्यू ऑलरेडी अब दे दिया गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो है 2 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 2 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है। ओके, चलो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है। और चार्ज पार्टिकल है, एक इलेक्ट्रॉन एक है प्रोटॉन। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जब होता है तब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई भी चार्ज जब मूव करता है ना, तब उसके ऊपर लगने वाला फोर्स कांस्टेंट रहता है और उसका एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होता है। और इसलिए हम बोल सकते हैं कि चार्ज विद इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज विद इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, परफॉर्म्स, क्या परफॉर्म करेगा वो चार्ज, तो कि वो परफॉर्म कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन, वो कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन परफॉर्म करेगा। एंड इसलिए ये अपना फॉर्मूला है ना, डी इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला वैलिड हो जाएगा। और इनिशियल स्पीड को अगर अपने जीरो ले तो ये फॉर्मूला हो जाएगा बेसिकली हाफ ए टी स्क्वायर। अगर यहां से कोई टी के सब टी को वैल्यू सब्जेक्ट बनाना चाहे तो दैट टी की वैल्यू आ जाएगी ट्वाइस डी अपॉन ए और अंडर रूट।
ओके, ट्वाइस डी अपॉन ए अंडर रूट। तो अब क्या होगा, देखो ये इक्वेशन हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब फोर इलेक्ट्रॉन, ये जो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, क्योंकि फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो होगा ई इंटू ई, ये उसका फोर्स होगा, और नीचे आएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 दे दो। और फिर यहां पे बात करते हैं फोर प्रोटॉन। तो फोर प्रोटॉन, एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, ये तो सेम रहेगा क्योंकि प्रोटॉन का चार्ज भी क्या होता है, ई होता है ना। प्रोटॉन का चार्ज होता है ई, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी वही है, इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इलेक्ट्रॉन के लिए था, लेकिन मास यहां पे बदल जाएगा और ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। तो अब फ्रॉम 1 एंड 2, इलेक्ट्रॉन के लिए टाइम की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो भाई। इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करना है, टाइम की वैल्यू कैलकुलेट करना है। देखो ये एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो आप क्या कर दोगे, इस जगह पे रख दोगे। ओके, जैसे इस जगह पे रख दोगे क्या हो जाएगा, एक इक्वेशन बन जाएगा, फिर सारी वैल्यू डालनी है और सारी वैल्यू डाल के आपको अपना फाइनल आंसर लेके आना है। ठीक है, तो इतना काम करना है आपको। चलिए, ये हो गया पहला आंसर। अब क्या करेंगे दूसरा आंसर में, तो बस वही करना है। अब फ्रॉम 1 एंड 3, टाइम फॉर प्रोटॉन क्या होगा, तो टाइम फॉर प्रोटॉन भी कैलकुलेट कर सकते हो। ये एपी का जो वैल्यू है वो इस ए की जगह पे आप रख दो, एंड देन वैल्यू रख दो, और वैल्यू रखने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा। ये वैल्यू रख के आंसर लाने वाला काम मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से मुझे बताओ। चलो जल्दी से मुझे बताओ कि समझ में आया कि नहीं आया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है, तो कि यहाँ पे आपके सामने एक न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस का चार्ज होता है Ze। आप सब जानते हो न्यूक्लियस का चार्ज होता है Ze। अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो ये जो रेडियस है ना न्यूक्लियस की, दैट रेडियस इज बेसिकली कैपिटल आर। इसकी रेडियस जो है वो है कैपिटल आर। ओके, और ये अर्ली मॉडल मतलब रुथरफोर्ड मॉडल से भी पहले ये थॉमसन मॉडल जो था, थॉमसन मॉडल में ऐसा सोचा गया था कि न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी होंगे। जैसे ऐसा है ना, देख रहे हो ना आप, जैसे मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूं। बहुत पहले वाला मॉडल था, इसको प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल, ऐसा आपने कभी नाम सुना होगा। ठीक है, उसमें ऐसा था कि न्यूक्लियस के आसपास सारे इलेक्ट्रॉन हो ना, वो स्टेशनरी होंगे, वो मूव नहीं करते होंगे। तो अपने उस मॉडल की बात करनी है। तो चलो इस मॉडल को मैंने कंसीडर किया है, और इसका कंसीडर करके मुझे करना क्या है यहाँ पे, तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस r फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस से r जितने डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है आपको। तो देखो यहाँ पे गॉस लॉ यूज करके आंसर लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज जान लो। यहाँ पे ये न्यूक्लियस होता है ना, बहुत छोटा होता है। तो समझ में आया, इसलिए मैंने यहाँ पे बहुत बड़ा बनाया है, लेकिन टेक्निकली वो बहुत ही छोटा होता है। अगर आप 100% स्पेस कंसीडर करो एटम की, तो उसमें से सिर्फ सिर्फ हार्डली 1% या उससे भी कम 0.1% जितनी स्पेस जो होती है, दैट इज ऑक्यूपाइड बाय न्यूक्लियस। बाकी बहुत सारी स्पेस वहां पे क्या होती है, खाली होती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे न्यूक्लियस की रेडियस को इग्नोर करेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, देखो पहले तो ये नेगेटिव चार्ज की बात करते हैं। फॉर नेगेटिव चार्ज, चार्ज डेंसिटी क्या होगा, चार्ज डेंसिटी रो। देखो एटम होता है ना, न्यूट्रल होता है, और एटम का न्यूट्रलिटी जो है वो प्रॉपर्टी से पता चलता है कि ये नेगेटिव चार्ज जो होना चाहिए ना, वो क्या होना चाहिए, माइनस जेडी होना चाहिए। क्योंकि न्यूक्लियस के पास अगर जेडी चार्ज है, तो अगर माइनस जेडी चार्ज अगर इलेक्ट्रॉन का हो, तब जाके प्लस जेडी और माइनस जेडी एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। और ये कैंसिलेशन होने की वजह से नेट चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और अपना एटम क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। सॉरी, स्टेबल नहीं, न्यूट्रल हो जाएगा। तो न्यूट्रलिटी वाली जो प्रॉपर्टी है एटम की, उस प्रॉपर्टी के वजह से
आई कैन क्लियरली से कि ये जो सारा भी नेगेटिव चार्ज होगा ना, दैट नेगेटिव चार्ज वुड बी Ze। और हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, चार्ज डेंसिटी को लिखने जा रहे हैं। तो चार्ज डेंसिटी क्या होगा, तो कि चार्ज अपॉन वॉल्यूम होता है, चार्ज है माइनस Ze और वॉल्यूम कितना है, तो कि स्फीयर जो है उसकी रेडियस r है, तो उसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई r क्यूब। तो ये हो गया डेंसिटी। अगर इसकी कभी जरूरत पड़ी तो इसको यूटिलाइज करेंगे। चलो अगर मैं कोई पॉइंट बाहर लेता हूं, चलो अगर मैं कोई पॉइंट बाहर लेता हूं तो ये हो जाएगा r, और इस पॉइंट के लिए आई कैन क्लियरली से कि r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। ठीक है, अब ध्यान से समझना। अब मुझे क्या करना है, आउटर पॉइंट P पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे है ना गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा जो P में से पास होता हो। ठीक है, P में से पास होने वाला, मैं किसकी बात कर रहा हूं, पहला ऑप्शन ले रहा हूं, दैट इज बेसिकली R ग्रेटर देन R आउटसाइड एन एटम। ओके, R ग्रेटर देन R है और एटम के बाहर की बात करने जा रहे हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, गॉसियन सरफेस क्या होगा, P में से पास होगा, और गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज आएगा, Q एनक्लोज्ड। तो आप देख सकते हो कि Ze न्यूक्लियस में होता है और बाहर की तरफ क्या होगा, नेगेटिव चार्ज Ze होगा। तो टोटल चार्ज एनक्लोज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और टोटल चार्ज एनक्लोज जीरो होने की वजह से ये E आउटसाइड वाला जो खेल है, ठीक है, वो खत्म हो गया। मतलब E आउटसाइड क्या हो जाता है, जीरो हो जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद क्या करेंगे, सरफेस की बात करते हैं। R अगर इक्वल टू R है, दैट इज बेसिकली सरफेस ऑफ एटम। तो हम क्या करेंगे सरफेस पे, तो इसको ही गॉसियन सरफेस मान ले, ये जो सरफेस है एटम की, इसको ही अपने गॉसियन सरफेस मान ले। और इसको अगर गॉसियन सरफेस माने तो गॉसियन सरफेस के अंदर की तरफ कितना चार्ज है, वही चार्ज है Ze एंड माइनस Ze। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और इसकी वजह से आई कैन क्लियरली से, क्या क्लियरली से भी बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे जो होगा दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ऑल्सो जीरो। ठीक है, सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो जाएगा। राइट, चलो अभी क्या करते हैं यहाँ पे, अभी क्या करते हैं यहाँ पे देखते हैं। चलिए अभी बात करनी है न्यूक्लियस के अंदर की। तो समझ में आया, सरफेस पे जीरो, आउटर पार्ट पे जीरो। अब मैं क्या करता हूँ, इतना सारा यहाँ पे जो है रखता हूँ। चलो ना, कोई बात नहीं, अभी नेक्स्ट चीज पे देखते हैं। देखो यहाँ पे ये रहा अपना एटम। ठीक है, और चलो थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। चलो ये हो गया एटम, यहाँ पे है न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है जिसके पास Ze जितना चार्ज है। ये एटम की बाउंड्री है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप, तो ये जो रेडियस मिलेगी आपको, दैट रेडियस इज कैपिटल R। अब मुझे क्या करना है, इस एटम के अंदर की तरफ एक पॉइंट कोई भी ले लो। चलो मान लो ये अंदर की तरफ का पॉइंट ये है, ये हो जाएगा स्मॉल r। ओके, अंदर की तरफ का पॉइंट ये है, पॉइंट P। और ये कौन सा पॉइंट है, तो कि भाई R जितने डिस्टेंस पे पॉइंट है। अब मुझे क्या करना है, इस एटम के अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। तो मान लो अंदर की तरफ मैंने पॉइंट ले लिया P, और पॉइंट में से पास होने वाला ये क्या है, गॉसियन सरफेस है। ये जो है वो गॉसियन सरफेस है। तो गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज, मतलब इतना चार्ज, इस पर्टिकुलर रीजन में जो भी चार्ज होगा उस चार्ज को क्या बोलेंगे, गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज बोलेंगे। राइट, तो इतने रीजन में कितना चार्ज होगा, तो बेसिकली इन दिस केस चार्ज विद इन गॉसियन सरफेस दैट इज Q एनक्लोज्ड कितना होगा। तो कि अगर हमको यहाँ पे कोई चार्ज की डायरेक्ट वैल्यू अगर पता ना हो, तो हमने सीखा हुआ है कि इफ वी आर नॉट अवेयर अबाउट द डायरेक्ट वैल्यू, तो हम क्या करते हैं, चार्ज डेंसिटी को यूज करते हैं।
चलो यहाँ पे हम चार्ज डेंसिटी को यूज करेंगे। चार्ज जो होता है वो बेसिकली चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम होता है, राइट। अपने केस में चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम कितना है भाई, तो कि 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब, पाई स्मॉल आर का क्यूब। अच्छा, अब आगे देखो, डेंसिटी हमने ऑलरेडी निकाल के रखी हुई है कि नहीं। देखो यहाँ पे इक्वेशन 1 देखो, तो माइनस जेड ई अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब ये डेंसिटी है। तो मैं यहाँ पे वो डेंसिटी रखता हूँ, माइनस जेड ई अपॉन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, और ये हो जाएगा 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब। ठीक है, ये डेंसिटी है अंदर की डेंसिटी, लेकिन नेगेटिव चार्ज की। ठीक है, अब यहाँ पे देखो न्यूक्लियस भी है कि नहीं, अंदर की तरफ तो न्यूक्लियस भी आता है, और न्यूक्लियस पे कितना चार्ज है, जेडी जितना चार्ज है। तो मैं जेडी भी ऐड करूंगा। मुझे तो क्या करना है, गॉसियन सरफेस के अंदर जो भी चार्ज है वो सारा चार्ज यहाँ पे लिख देना है। तो इतना सारा चार्ज लिख देने के बाद अब क्या होगा, देखो यहाँ पे, तो 4/3 चला जाएगा, जेडी कॉमन निकलेगा, जेडी कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 माइनस स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। ये हो जाता है क्यू एनक्लोज्ड। ओके, स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब, ये हो जाएगा क्यू एनक्लोज्ड। समझ में आया। अब क्यू एनक्लोज्ड आ गया तो गॉस लॉ यूज करते हैं। चलो, तो नाउ यूजिंग गॉस लॉ, ओके, यूजिंग गॉस लॉ हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी ए इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन जीरो। तो ई ऐसे ही रखो। ये डी ए जो है वो क्या है, डी ए इज बेसिकली द एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। तो अपना एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस कितना होगा, देखिए फिगर देखिए, गॉसियन सरफेस का रेडियस है आर, और आर जितने रेडियस वाले स्फीयर का जो एरिया होगा, दैट एरिया इज गोइंग टू बी 4 पाई आर स्क्वायर, ये 1 अपॉन एप्सिलॉन जीरो। और क्यू एनक्लोज की जगह पे क्या लिखेंगे, जेडी 1 माइनस आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब, राइट। तो चलो मैं अभी यहाँ पे थोड़ा ऊपर की तरफ लिखता हूँ, और मैं खुद को थोड़ा नीचे की तरफ ले लेता हूँ। चलो अब देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, ई 4 पाई आर स्क्वायर को नीचे ले जाओ तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो आर स्क्वायर, फिर यहाँ पे जेड ई आएगा 1 माइनस आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। चलो यहाँ पे क्या होगा, E इज इक्वल टू, ये आर स्क्वायर जो है ना उसको अंदर ले जाते हैं, जेड ई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो, आर स्क्वायर को अगर आप अंदर ले जाओगे तो 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस आर अपॉन आर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया भाई। समझ में आया फाइनल आंसर कैसे आया, हाँ या ना, जल्दी से बताओ। चलो जल्दी से मुझे बताओ कि ये क्या हुआ, समझ में आया परफेक्टली। इसके अंदर कोई क्वेरी है तो बोलो। यहाँ पे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो अंदर की तरफ गॉसियन सरफेस लेना है, और गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है वो डिसाइड करना है। गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज होगा कहाँ पे, तो कि न्यूक्लियस पे। तो न्यूक्लियस का चार्ज प्लस प्लस किसका चार्ज, तो कि प्लस नेगेटिव चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी वजह से जो चार्ज मिलता है वो चार्ज। ठीक है, दोनों चार्ज को ऐड कर दो। नेगेटिव चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम वाला कंसेप्ट लेना पड़ेगा, राइट। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एटम। एटम इनसाइड एटम इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा होगा, लेकिन ये तभी जाके सही है जब अपने वो थॉमसन मॉडल को, या फिर ऐसा बोल सकते हैं वाटरमेलन प्लम पुडिंग मॉडल को सही माने तो, अदरवाइज नहीं। ठीक है, और सही है ही नहीं वो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है यहाँ पे, इस क्वेश्चन में क्या है देखते हैं, चलिए। A system consists of uniformly charged sphere of radius capital R, and surrounding medium is filled by a charge with volume density rho is equal to alpha r। ठीक है, चलिए अभी इसको डिस्कस करते हैं। चलिए अभी यहाँ पे मैं थोड़ा साइड में आ जाता हूं। चलिए
अब ठीक हूं। ओके, हाँ चलो, नाउ यू कैन सी परफेक्टली। तो अब क्या करेंगे, यहां पे देखो, सिस्टम कंसिस्ट ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर एंड सराउंडिंग मीडियम इज फिल्ड बाय द चार्ज विथ वॉल्यूम डेंसिटी रो इज इक्वल टू अल्फा बाय आर। मतलब देखो, यहां पे एक स्फीयर ले लेते हैं पहले तो, ठीक है। इस स्फीयर के ऊपर चार्ज है क्यू, इस स्फीयर के ऊपर चार्ज है क्यू, और स्फीयर का जो रेडियस है वो रेडियस है कैपिटल आर। अब क्या करना है, इसके सराउंडिंग में चार्जेस है, बहुत सारे चार्जेस है, इसके सराउंडिंग में बहुत सारे चार्जेस है। देखो ऐसे, यहां पे भी होगा, बहुत सारे यू कैन से। ठीक है, ये बहुत सारे चार्जेस है। ये बेसिकली बाउंड्री है। मान लो, क्यों बाउंड्री आएगी यहाँ पे, आप सोचोगे सर बाउंड्री क्यों, बहुत सारे चार्जेस बहुत दूर दूर तक क्यों नहीं फैले हुए हैं? क्योंकि ये बहुत दूर दूर तक इसलिए नहीं फैले हुए हैं कि वैसे तो आप टेक्निकली देख सकते हो, देखो यहाँ पे डेंसिटी जो है ना, रो इज इक्वल टू अल्फा अपॉन आर है। मतलब जैसे जैसे आर बढ़ता जाएगा, देखो यहाँ से यहाँ पे आर इज इक्वल टू जीरो होगा, सेंटर पे आर इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। फिर यहां से आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ तो आप इस पॉइंट पे पहुंचोगे, वहां पे आर इज इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल आर होगा। फिर यहां से धीरे धीरे आगे जाओगे आगे जाओगे आगे जाओगे, तो इस जगह पे आर इज इक्वल टू स्मॉल आर होगा। ओके, यहाँ पे आर इज इक्वल टू कैपिटल आर है, और सेंटर पे क्या है, आर इज इक्वल टू जीरो है। मतलब जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी, डेंसिटी जो है चार्ज की वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ऐसा क्वेश्चन में यहाँ पे बोला हुआ है। ओके, डायरेक्टली नहीं बोला है लेकिन इनडायरेक्टली बोला है। अब हमको क्या करना है कि फाइंड द चार्ज ऑफ स्फीयर फॉर विच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द स्फीयर इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर। तो देखो, मैं एक पॉइंट यहीं पे ले लेता हूं, कहां पे, जहां पे r इज इक्वल टू आर है, वहां पे इस पॉइंट पे मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। और यहाँ पे देखो, ये छोटा वाला जो स्फीयर है, स्मॉल कैपिटल आर रेडियस वाला जो स्फीयर है अंदर की तरफ, उसके ऊपर चार्ज कितना है, स्मॉल क्यू जितना चार्ज है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे फाइंड ये करना है कि स्मॉल क्यू की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी सो दैट वो बाहर आर इज इक्वल टू आर वाली जो पोजीशन है, उस पोजीशन पे मिलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल आर पे डिपेंड ना करे। ओके, आप क्यू की कोई प्रॉपर चॉइस कर सकते हो जिसकी वजह से आर इज इक्वल टू आर पे मिलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैपिटल आर पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं हम, तो नेचुरली ये हमारा गॉसियन सरफेस हो गया ना, क्योंकि अगर मुझे स्मॉल आर इज इक्वल टू आर पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो ये मेरा गॉसियन सरफेस हो गया। तो अब गॉसियन सरफेस जब भी लेते हैं तब दूसरा काम क्या करना होता है, उसके अंदर कितना चार्ज है वो मुझे काउंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे चार्ज एंक्लोज्ड कितना आएगा, तो देखो इस ये छोटे वाले स्फीयर, कैपिटल आर जितने रेडियस वाला जो स्फीयर है ना, उसके ऊपर तो स्मॉल क्यू जितना चार्ज है। ओके, अब क्या करेंगे, तो कि ये स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, यानी इस पॉइंट से, मान लो इस पॉइंट का नाम देते हैं ए और इस पॉइंट को नाम देते हैं बी। सो ए से बी के बीच में जितने भी चार्जेस है पूरे स्फीयर में, ठीक है, उतना चार्ज कितना होगा वो मुझे काउंट करना पड़ेगा पहले। ठीक है, और उसको काउंट करने के लिए मेरे पास सिर्फ एक क्वांटिटी है, दैट इज चार्ज डेंसिटी विच इज अल्फा अपॉन आर। तो मुझे इतना काउंट करना है, दूसरा कुछ काउंट नहीं करना है। तो हमको यहाँ पे बोलना पड़ेगा। देखो यहाँ पे क्या बोलेंगे कि यहाँ पे प्लस करेंगे और लिखते हैं कि चार्ज बिटवीन ए एंड बी, है कि नहीं।
ए और बी के बीच में, मतलब ये ए और बी के बीच में, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस रीजन में, हाँ भाई, ये पूरे रीजन में, ये हर जगह पे आपको ए और बी के बीच का जो ये रीजन है, जो भी आप देख रहे हो येलो डॉट घूम रहा है, राइट। तो ये येलो डॉट जिस रीजन में घूम रहा है ना, वो पूरा रीजन आपको चेक करना है। उस पूरे रीजन में आपको चार्ज काउंट करना है। तो उसको काउंट करने के लिए क्या करते हैं, देखिए, उसको काउंट करने के लिए मैं सबसे पहले क्या करता हूं, ये एक शेल ले लेता हूं मैं यहां पे। देखो, मैं वो 3 स्टेप मेथड यूटिलाइज करने वाला हूं। एज्यूम द लिटिल वन, फाइंड द आंसर फॉर लिटिल वन, एंड देन इंटीग्रेट द आंसर। अब मुझे क्या करना है, ये ए से बी के बीच में टोटल चार्ज है ना, उसको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले ये जो शेल लिया ना, ये मेरा छोटू हो जाएगा, लिटिल एलिमेंट जो है मेरा शेल हो जाएगा। ये शेल पे कितना चार्ज है वो मैं कैलकुलेट करूंगा सबसे पहले, ठीक है। शेल के ऊपर कितना चार्ज है वो मैं सबसे पहले कैलकुलेट करूंगा, और फिर जो भी आंसर आएगा ना, जो भी आंसर आएगा उस आंसर को क्या करेंगे, कैपिटल आर से, देखो पॉइंट ए पे क्या है, कैपिटल आर है, और पॉइंट बी पे क्या है, स्मॉल आर है। तो कैपिटल आर से स्मॉल आर की तरफ क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो ए से लेके बी तक जितना भी चार्ज है, दैट चार्ज विल बी काउंटेड, सॉरी। चलो अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो लिखते हैं ना, ये इंटीग्रेशन आर से लेके कहां तक, स्मॉल आर तक, और ये डी क्यू है, डी क्यू डैश देते हैं चलो इसको। तो डी क्यू डैश क्या होता है, तो कि चार्ज ऑन दिस पर्टिकुलर शेल। तो डी क्यू डैश जो है, दैट इज चार्ज ऑन शेल, ठीक है, चार्ज ऑन शेल। तो चार्ज ऑन शेल क्या होगा, तो क्या डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ शेल। आप सोचोगे सर शेल तो बीच में होलो होता है ना, शेल मतलब बीच का होलो पार्ट, लेकिन यहाँ पे शेल की कुछ थिकनेस है। यहाँ पे शेल के पास दो चीजें हैं, एक पूरा एरिया है और उसके पास कुछ थिकनेस है। चलो मैं अपने इजीनेस के लिए, हाँ, देखो यहाँ पे मैं ये ग्रीन कलर चूज करता हूं। ये रेडियस से लेता हूं मैं, कौन सी, ये जो ग्रीन रेडियस है ना, दैट रेडियस इज सपोज आर, ओके, दैट रेडियस इज आर। और ये जो शेल है, इस शेल की ये जो थिकनेस है, थिकनेस आएगी डी आर, शेल की थिकनेस आएगी डी आर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो डेंसिटी ऐसे ही रह जाएगा, डेंसिटी ऐसे रह जाएगा, नहीं, डेंसिटी का वैल्यू हमारे पास है, दैट इज अल्फा अपॉन आर। और वॉल्यूम ऑफ शेल क्या होगा, तो एरिया और थिकनेस का प्रोडक्ट आपको क्या देगा, वॉल्यूम देगा। तो एरिया क्या होगा, शेल का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और थिकनेस उसकी कितनी है, तो कि डी आर है। तो यहां से पता चल जाएगा कि 4 पाई अल्फा आर और डी आर, ठीक है, आर और डी आर। सो दिस इज बेसिकली डी क्यू डैश, 4 पाई अल्फा आर डी आर, और ये है डी क्यू डैश। आपको डी क्यू डैश यहाँ पे मिल चुका है। अब ये डी क्यू डैश की वैल्यू अपने यहाँ पे इक्वेशन में डाल देते हैं, चलिए। तो क्यू आर प्लस स्मॉल आर, 4 पाई अल्फा आर डी आर, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, क्यू प्लस 4 पाई अल्फा। अब आर डी आर जो है उसका इंटीग्रेशन करोगे, मतलब आर का इंटीग्रेशन क्या होगा, आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और लिमिट है कैपिटल आर से स्मॉल आर तक की। तो देखो क्यू प्लस, ये जो 2 है ना, बाहर निकल के ये क्या हो जाएगा, 2 पाई अल्फा हो जाएगा। और पहले अपर लिमिट रखेंगे आर की जगह पे, और फिर स्मॉल आर की जगह पे कैपिटल आर लोअर लिमिट रखेंगे। और यहां से मुझे जो मिला उसको मैं थोड़ा एक्सपांड कर देता हूं, चलो। सो एक्सपांशन कैसे करेंगे, क्यू प्लस 2 पाई अल्फा स्मॉल आर स्क्वायर माइनस 2 पाई अल्फा कैपिटल आर स्क्वायर।
बीच में क्या है, माइनस है, बीच में माइनस है। तो ये आ गया अपना Q एनक्लोज्ड। ठीक है, अब क्या करेंगे, Q एनक्लोज्ड मिल चुका है तो मैं इसी जगह पे करता हूं। ठीक है, Q एनक्लोज मिल चुका है तो गॉस लॉ अप्लाई करते हैं। गॉस लॉ में क्या होगा, E आएगा, फिर डी ए आता है। डी ए मतलब एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। तो देखिए अपना ये गॉसियन सरफेस ये ब्लू वाला है बाहर, और उसका रेडियस स्मॉल आर है, तो गॉसियन सरफेस का एरिया क्या लेंगे अपने, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन जीरो करना है, तो क्यू एनक्लोज यानी क्यू प्लस 2 पाई अल्फा स्मॉल आर स्क्वायर माइनस 2 पाई अल्फा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन जीरो आ जाएगा। इसको मैं थोड़ा रीअरेंज करता हूं, देखो ध्यान से, न्यूमरेटर को मैं ऐसे लिखता हूं, क्यू माइनस 2 पाई अल्फा आर स्क्वायर प्लस 2 पाई अल्फा प्लस 2 पाई अल्फा स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन जीरो और आर स्क्वायर। ये 4 पाई आर स्क्वायर को मैं नीचे लेके आ गया। ठीक है, चलिए अभी क्या करना है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करना है, आर से इंडिपेंडेंट होना चाहिए ऐसा बोला है। अब आर से इंडिपेंडेंट कब होगा, ये देखो, ये जो ब्रैकेट लिया ना मैंने, क्यू माइनस 2 पाई अल्फा आर स्क्वायर, वो ब्रैकेट क्या हो जाएगा, अगर जीरो हो जाएगा तो इसका जो भी आंसर आएगा ना उसमें आर नहीं आएगा, राइट। तो अगर मुझे इस इलेक्ट्रिक फील्ड को आर से इंडिपेंडेंट करना है, तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर जगह पे आपको ब्रैकेट दिखता है, इस पर्टिकुलर जगह पे आप देखो, ये जो ब्रैकेट में क्यू माइनस 2 पाई अल्फा आर स्क्वायर, उसको क्या कर देना पड़ेगा, जीरो कर देना पड़ेगा। तो मैं अगर इसको जीरो कर दूं तो क्यू की वैल्यू क्या आएगी, 2 पाई अल्फा आर स्क्वायर आ जाएगी। तो ये अपना आंसर हो गया भाई। अपने क्वेश्चन में यही पूछा था कि क्यू का वैल्यू ऐसा कौन सा लोगे आप, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिलेगा आपको, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल आर से इंडिपेंडेंट हो, मतलब उसके फॉर्मूला में कैपिटल आर ना आए। तो उसके फॉर्मूला में कैपिटल आर तभी जाके नहीं आएगा जब वहां पे जो ब्रैकेट दिया है वो ब्रैकेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, राइट। तो ये उसका आंसर हुआ गाइस। आई होप कि आपको समझ में आ गया। देखो मैं पढ़ाऊंगा ना तो समझ में आ जाएगा। यही दिमाग अपने खुद लगाना है, यही दिमाग आपको अपने आप खुद लगाना है, और ये जेन्युइनली डिफिकल्ट है। मैं ऐसा नहीं कहता कि ये प्रॉब्लम इजी प्रॉब्लम्स है, लेकिन देखते हैं ये थोड़े थोड़े ऐसे ऐसे प्रॉब्लम कभी कभी देखोगे ना, तो ऐसा लगेगा जब आप कंपटीशन में जाओगे तो आपको ऐसा फील आएगा कि हाँ यार ऐसा हमने कुछ किया हुआ है। ठीक है, बाकी देखो ये एक नॉर्मल प्रॉब्लम था। अब ऐसे ही टाइप के एक दो प्रॉब्लम मैंने खुद चॉइस किए हुए हैं, दिखाता हूं मैं, जिसमें ऐसा ही कुछ लॉजिक यूटिलाइज होगा। ठीक है, चलो देखते हैं वो प्रॉब्लम्स को। नाउ यू कैन सी दिस प्रॉब्लम। ये AI ट्रिपल ई में पूछा गया, मतलब ओल्ड जेईई में पूछा गया क्वेश्चन है ये। अब इस क्वेश्चन में क्या है, देखो एक सॉलिड स्फीयर है। मैं यहां पे एक सॉलिड स्फीयर बना देता हूं, चलो। ये बहुत जल्दी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करना है इसलिए थोड़ा सा स्लो जा रहा हूं। सॉलिड स्फीयर बना देता हूं जिसकी रेडियस है आर और टोटल चार्ज है क्यू। इसकी रेडियस है आर और टोटल चार्ज इसका है क्यू। अब पॉइंट पी इनसाइड द स्फीयर एट डिस्टेंस r1। मान लो यहां पे एक पॉइंट है जो r1 जितने डिस्टेंस पे है। अब देखो बारी बारी r1 ना लिखना पड़े इसके लिए मैं सिर्फ r लिखता हूं। मतलब अगर r लिख के करूंगा तो अपना जो फाइनल आंसर आएगा ना इस चार ऑप्शन में, कि जहां पे भी r1 लिखा है ना वहां पे क्या होगा, सिर्फ r लिखा आएगा। ठीक है, तो मैं r जितने डिस्टेंस पे एक पॉइंट p ले लेता हूं, चलो। ठीक है, और p पॉइंट मुझे क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो क्या करेंगे, यहां से एक गॉसियन सरफेस लेंगे,
और ये रहा गॉसियन सरफेस। अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर का जो भी चार्ज होगा दैट चार्ज क्यू एनक्लोज्ड हमको ढूंढना है। ओके, अब कैसे करेंगे इसको? तो देखिए यहाँ पे ये जो है ना इतना रीजन, उतने रीजन का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई आर का क्यूब, ठीक है ना, इतना वॉल्यूम होगा उतने अंदर। तो मतलब अगर आपको क्यू एनक्लोज्ड निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम यानी 4/3 पाई आर क्यूब करना पड़ेगा। चलो डेंसिटी क्या है? तो कि डेंसिटी जो है क्यू आर अपॉन पाई कैपिटल आर रेस टू 4 ऐसा दिया हुआ है, और ये आएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 4/3 मैं पीछे लिखा, बस दूसरा कुछ किया नहीं है। तो देखो पाई पाई चली जाएगी और यहाँ पे आर रेस टू 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा? एक तो 4/3 बचेगा, फिर यहाँ पे कैपिटल क्यू बचेगा, नीचे आर रेस टू 4 बचेगा, और यहाँ पे आर रेस टू 4 ये भी हो जाएगा। तो ये हो जाता है क्यू एनक्लोज्ड। ओके, ये हो जाएगा क्यू एनक्लोज्ड। अब क्या करेंगे? बस गॉस लॉ, यूजिंग गॉस लॉ। अच्छा देखो, अपने यहाँ पे एक गलती की है, सॉरी, ये मैंने ये नहीं देखा कि यहाँ पे डेंसिटी में स्मॉल आर आ रहा है। चलो ये प्रॉब्लम को फिर से करना पड़ेगा, प्रॉब्लम को फिर से करना पड़ेगा। चलो 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 फिर से करते हैं, सब कुछ जाने देते हैं। अब क्या गलती की दिखाता हूं, देखो कभी कभी हो जाता है ऐसा। ये जो है ना अपना ओरिजिनल स्फीयर है, तो ये है बेसिकली कैपिटल आर, ठीक है, और यहाँ पे अंदर की तरफ जो है ये है स्मॉल आर, और मुझे क्या करना है, ये मेरा गॉसियन सरफेस हो गया। इस गॉसियन सरफेस के अंदर का कितना चार्ज है वो मुझे काउंट करना है। तो ये काउंट ऐसे नहीं हो जाएगा, चार्ज यूनिफॉर्म नहीं है। अगर ये डेंसिटी यूनिफॉर्म होता तो मैं जो प्रोसीजर अभी कर रहा था वो प्रोसीजर क्या हो जाती? वैलिड हो जाती। लेकिन अभी ये प्रोसीजर वैलिड नहीं होगी, जैसे हमने पहले किया था वैसा ही करना पड़ेगा हमको। क्या करना पड़ेगा? तो कि मुझे शेल लेना पड़ेगा। मैं यहाँ पे शेल ले लेता हूँ, देखो ये शेल मैंने ले लिया है, ठीक है। ये शेल ले लिया मैंने। चलो अब तो R1 ही रखते हैं, फिर ये जो रेडियस है वो क्या है? R1 है, जो ऑलरेडी दिया हुआ है। अब ये शेल जो है, उसके शेल के डेटा क्या है? तो शेल का जो रेडियस होगा वो होगा R, और इस शेल की थिकनेस जो होगी वो होगी dr। तो हमने जैसे पहले किया था ना कि शेल के अंदर पहले टोटल चार्ज निकालेंगे कितना है, और फिर उसको क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। मुझे कितना चार्ज निकालना है? तो कि मुझे गॉसियन सरफेस के अंदर का पूरा चार्ज निकालना है। तो मतलब मुझे उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा इसके सेंटर से लेके उसकी बाउंड्री तक। किसकी बाउंड्री तक? गॉसियन सरफेस की बाउंड्री तक। तो पहले तो क्या करते हैं, यहाँ पे शेल के अंदर कितना चार्ज है वो निकाल लेते हैं। हियर चार्ज within shell, let us say it is dq। तो चार्ज विद इन शेल क्या होता है? डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ शेल। डेंसिटी यहां पे दे दी गई है क्यू आर अपॉन पाई कैपिटल आर रेस टू 4, और वॉल्यूम शेल का हमने प्रीवियसली देखा था, वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू थिकनेस होता है। तो एरिया ले लिया मैंने 4πr², और थिकनेस है dr। तो चलो अभी क्या करेंगे, पाई पाई चला जाएगा, ओके। तो यहाँ पे 4 कैपिटल क्यू, नीचे r रेस टू 4 आ जाएगा, और यहाँ पे स्मॉल r और r² यानी r³ dr हो जाएगा, ओके।
तो 4q अपॉन आर रेस टू 4 आर क्यूब डी आर, ये हो जाता है डी क्यू। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इसमें से अगर मुझे क्यू एंक्लोज्ड चाहिए तो इस डी क्यू को इंटीग्रेट करना पड़ेगा कहां से, तो के सेंटर से बाउंड्री तक। बाउंड्री कहां पे है, R1 जितने डिस्टेंस पे है, मतलब यहां से लेके यहां तक उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो इसके अंदर का जितना भी चार्ज है ना, यहाँ पे देखो इस रीजन का जितना भी चार्ज है वो सारा चार्ज आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसको इंटीग्रेट करते हैं 4q अपॉन आर रेस टू 4, ये आर क्यूब और डी आर है, ठीक है। एंड दिस इज गोइंग टू बी 4q अपॉन आर रेस टू 4, आर क्यूब का इंटीग्रेशन करोगे तो आर रेस टू 4/4 आ जाएगा, एंड जीरो से लेके R1 आएगा, जीरो से लेके R1 आएगा। चलो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे ये 4 बाहर निकाल दो, ये 4 कैंसिल हो जाएगा, q अपॉन आर रेस टू 4 बचा, एंड देन यहाँ पे क्या आएगा, R1 रेस टू 4 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा q एंक्लोज्ड, समझे। अब q एंक्लोज के बाद क्या करते हैं, तो कि हम डायरेक्टली गॉस लॉ यूटिलाइज करते हैं। तो फ्रॉम गॉस लॉ क्या मिलेगा देखते हैं, चलिए मैं इतना रीजन जो है उसकी स्पेस को आई एम यूटिलाइजिंग, राइट। चलो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे गॉस लॉ क्या होता है, E इंटू डी ए, डी ए मतलब क्या, एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। तो एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस क्या होगा, 4πr1² हो जाएगा, क्योंकि R1 इज द रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस, इज इक्वल टू क्यू एंक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन जीरो। तो देखो यहाँ पे क्यू एंक्लोज लिखा हुआ है, कितना है, तो कि भाई क्यू अपॉन आर रेस टू 4 है, और R1 रेस टू 4 भी है ना, और नीचे एप्सिलॉन जीरो है, कुछ ऐसा हो जाएगा। एंड यहां से E का वैल्यू क्या मिलेगा, देखो ये Q1 अपॉन ये 4π/0 नीचे आ जाएगा, 1/4π/0 नीचे आ जाएगा, फिर ऊपर एक Q बचेगा, फिर R1 का स्क्वायर बचेगा, और नीचे R रेस टू 4 बचेगा। तो QR1 स्क्वायर अपॉन 4π/0 R रेस टू 4, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहां पे भी देखो हमने वही किया, शेल एज्यूम किया, और शेल के अंदर पहले क्या किया हमने, चार्ज निकाला, और वो चार्ज को फिर इंटीग्रेट कर दिया जितने एरिया जितने वॉल्यूम में चार्ज निकालना है। तो अब आप में से कोई मुझे ऐसा पूछ सकता है, सर आपको तो बता दिया, आपने बोल दिया, लेकिन हमको खुद कैसे पता चलेगा कि ऐसा करना है। तो खुद पता चलने का रीजन बहुत सिंपल है, आप डेंसिटी को देखो। तो यहाँ पे डेंसिटी जो है ना आर पे डिपेंड करती है। इसके प्रीवियस प्रॉब्लम में भी आप देखो, इसके प्रीवियस प्रॉब्लम में भी आप देखो, ये डेंसिटी अल्फा अपॉन आर है, ठीक है। तो ये भी क्या करती है, आर पे डिपेंड करती है। जब भी डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है, जब भी डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है, ऐसी सिचुएशंस के अंदर आपको ऐसा अप्रोच अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। ये समझ में आया। डेफिनेटली ये पहली नजर में डाइजेस्ट होने वाले प्रॉब्लम्स नहीं है, बट एटलीस्ट आपको यहाँ पे समझ में आया। आपने ऐसे प्रॉब्लम कभी देखे होंगे ना, तब जाके क्या होगा, दिमाग चलेगा ऐसे दूसरे प्रॉब्लम्स में, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। एक्चुअली ये प्रॉब्लम्स डिफिकल्टी में आए हुए थे, ठीक है, तो डिफिकल्टी ही मैं सॉल्व कर रहा हूं अभी। तो एक की डिफिकल्टी है, और ये अच्छे प्रॉब्लम्स थे, तो मैंने सोचा कि चलो इसका एक लेक्चर ही ले लिया जाए, तो मैंने ये लेक्चर ले रहा हूं मैं इसका, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे इसके बाद, लेट देयर बी स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विद द चार्ज डेंसिटी रो आर। देखो यहाँ पे भी डेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, स्मॉल आर पे डिपेंड करती है, मतलब ये डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है भाई। चलिए तो डेंसिटी लिखते हैं, क्या है, ठीक है, एक ये और दूसरा क्या, जीरो। ये होगा अप टू आर इज इक्वल टू आर, और ये है आर ग्रेटर देन आर। एक स्फीयर है, यहाँ पे स्फेरिकल सिमेट्री है, ठीक है।
अब सेंटर से लेके बाउंड्री तक डेंसिटी का जो फॉर्मूला है ना वो ये है, और बाहर जैसे ही आप बाहर जाओगे डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा जीरो। ठीक है, तो अंदर की तरफ डेंसिटी का फॉर्मूला कुछ है, बाहर की तरफ डेंसिटी का फॉर्मूला जीरो है, मतलब बाहर की तरफ कोई चार्ज नहीं है, जो भी चार्ज है वो अंदर की तरफ है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से इस डेंसिटी का नेचर देखो। अब इस डेंसिटी का नेचर देखो, मैंने यहाँ पे लिखा तो है लेकिन ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो आई एम नॉट री राइटिंग इट, सो आई एम जस्ट मेकिंग सम स्पेस टू सॉल्व द प्रॉब्लम, राइट। ये सेम चीज ऊपर लिखी हुई है, सो आई एम नॉट री राइटिंग इट। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर ये स्मॉल आर की वैल्यू बढ़ती है तो क्या होगा, तो ये माइनस होने वाली चीज बढ़ जाएगी, माइनस होने वाली चीज बढ़ेगी तो क्या होगा, हाँ सॉरी गाइस, माइनस होने वाली चीज बढ़ जाएगी तो क्या होगा, सोचो, ये ब्रैकेट की वैल्यू क्या होगी। मान लो आपको एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल सोचो कि अगर मान लो कहीं पे 7 - 3 है, उसका आंसर आएगा 4। ठीक है, अब माइनस होने वाली चीज बढ़ जाती है, मतलब 7 - 3